गुड मॉर्निंग एवरीवन। इस मैप में आप एशिया की पोजीशन देख रहे होंगे। जैसा कि पिछली क्लासेस में हमने एशिया के बारे में काफ़ी कुछ डिस्कस किया था, तो अभी हम उन्हीं बातों को थोड़ा फिर से रिवाइज़ करेंगे और एशिया के बारे में कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं पर ध्यान देंगे और उन्हें याद करने का प्रयास करेंगे। पिछली कक्षाओं में हमने एशिया के बारे में उसकी फिजियोग्राफी पढ़ी थी, पर्वतों की स्थिति, नदियों की स्थिति, उच्चावच कैसा है एशिया का वो पढ़ा था, लोकेशन देखी थी, विश्व के मानचित्र पे उसकी क्या स्थिति है ये देखी थी। इस बार हम एशिया के बारे में कुछ महत्वपूर्ण बातें पढ़ेंगे जिसकी वजह से एशिया विश्व मानचित्र पे एक खास महाद्वीप बन के आता है, उभर के आता है। तो उन महत्वपूर्ण बिंदुओं को अगले कंटेंट में दिया हुआ है, उसको मैं हिंदी में भी बोल के आपको समझा दूंगी। जैसा पहला पॉइंट आप देखिए कि द वर्ड एशिया जो शब्द है वो किस शब्द से बना है? आशु शब्द से बना है, जो कि एक हिब्रू भाषा का शब्द है, जिसका अर्थ है द राइजिंग सन, यानी उगता हुआ सूरज। अब ये बात कहाँ से आई? आप अगर थोड़ा सा अपना साइंटिफिक टेम्परामेंट यूज़ करें तो देखिए कि एशिया का जो एकदम पूर्वी छोर है, जापान वाला इलाका, वहाँ पे सूर्य जब उगता है तो वो वहाँ की स्थिति आती है, उसी तरफ से सूर्य उगता है। तो ईस्टर्न मार्जिन को शायद ध्यान में रख कर के ये वर्ड दिया गया है कि द राइजिंग सन और द लैंड ऑफ राइजिंग सन। तो आशु शब्द से बना है, पहली बात एशिया के बारे में। दूसरी महत्वपूर्ण बात है कि विश्व का 30% भूभाग एशिया कवर करता है, यानी कि इसका क्षेत्रफल भी बहुत बड़ा है। आप देखें कि 44.6 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर एरिया कवर करता है, जो कि संपूर्ण विश्व का 30% हिस्सा है। और न सिर्फ क्षेत्रफल की दृष्टि से बल्कि जनसंख्या की दृष्टि से भी एशिया एक महत्वपूर्ण भूभाग है, महत्वपूर्ण महाद्वीप है, जो कि 60% पॉपुलेशन, विश्व की 60% जनसंख्या एशिया में निवास करती है, जो कि अगर नंबर्स में देखें तो 4299 मिलियन पीपल, इतने लोग यहाँ निवास करते हैं। क्योंकि क्लाइमेटिक कंडीशंस फेवरेबल हैं और फिजियोग्राफी ह्यूमन हैबिटेशन के लिए फेवरेबल है, मानव निवास के लिए जो भी अनुकूल परिस्थितियाँ चाहिए होती हैं वो सारी एशिया में उपलब्ध हैं, इसलिए ज़्यादा लोग यहाँ निवास करते हैं। This vast continent comprises the greatest diversity in terms of physical features, climate, vegetation, वाइल्ड एंड पीपल। अब यहाँ देखेंगे कि डाइवर्सिटी का क्या अर्थ है। डाइवर्सिटी का मतलब विभिन्नता या विविधता बोलते हैं। तो एशिया जो कि क्षेत्रफल की दृष्टि से इतना बड़ा महाद्वीप है, 30% हिस्सा विश्व का घेरता है, तो इसका एक्सटेंड हमारे लैटिट्यूडनल एक्सटेंड भी बहुत ज़्यादा है, लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंड भी बहुत ज़्यादा है। आप देखेंगे कि ध्रुवीय हिस्सों में भी, पृथ्वी के ध्रुवीय हिस्सों में भी इसका उत्तरी भाग जाता है, और इक्वेटोरियल रीजन जो कि विषुवत रेखीय प्रदेश हैं, वहाँ तक भी इसका लैंड एक्सटेंट है। तो डाइवर्सिटी तो होगी इन टर्म्स ऑफ टेम्परेचर, यानी कि ध्रुवीय हिस्सों में एकदम शीतलता होगी, ठंडे हिस्से होंगे, और इक्वेटोरियल रीजन में एकदम गर्म हिस्से, मतलब एक्सट्रीमिटीज़ हैं एक ही कॉन्टिनेंट के अलग अलग भाग में। टेम्परेचर का इतना ज़्यादा वेरिएशन हमको देखने को मिलता है। तो जब टेम्परेचर का इतना ज़्यादा वेरिएशन देखने को मिलेगा तो ओवरऑल क्लाइमेट का भी वेरिएशन हमें देखने को मिलेगा, और जब क्लाइमेट इतना ज़्यादा डिफरेंस एक ही कॉन्टिनेंट में हमें दिख रहा है तो उसकी वजह से वेजिटेशन में भी हमें वेरिएशन दिखेगा।
मतलब इक्वेटोरियल रीजन की, जैसे इंडोनेशिया, जावा, सुमात्रा, बोर्नियो में आप विश्वतरेखीय वन, सघन वन, एवरग्रीन फॉरेस्ट ये सब देख सकते हैं। और वहीं अगर आप एकदम नॉर्थ में चले जाएं, आर्कटिक कोस्ट पे चले जाएं, तो वहाँ पे आपको कोणधारी वन या कॉर्निफेरस फॉरेस्ट भी देखेंगे। तो वेजिटेशन में भी आप एक गहरी डाइवर्सिटी, एक बहुत बड़ा अंतर सेम कॉन्टिनेंट में आप देख सकते हैं। तो फिज़िकल फीचर्स में इसमें डाइवर्सिटी है, क्लाइमेट में डाइवर्सिटी है, वेजिटेशन मतलब विभिन्नता बहुत है, विविधता बहुत है इसके लैटिट्यूडनल और लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट की वजह से, टेम्परेचर वेरिएशन की वजह से, प्रेसिपिटेशन वेरिएशन की वजह से, वाइल्ड लाइफ अलग अलग जंगलों में अलग अलग तरह के जानवर मिलते हैं। तो ये एक विविधता का महाद्वीप है, एक विभिन्नता का महाद्वीप है। और उसी तरीके से जब इन सारी प्राकृतिक चीज़ों में इतनी विभिन्नता है तो लोगों में भी होगी। आप रेसेस को देखें, कॉकशॉइड से ले करके ऑस्ट्रेलॉइड तक जितनी भी रेसेस हैं उसके बहुत सारे पार्ट्स, बहुत सारे हिस्से, बहुत सारे मिक्स्ड वेरिएशन आपको एशिया महाद्वीप में देखने को मिलेंगे। मोंगोलॉइड्स देख लीजिए, कॉकशॉइड्स देख लीजिए। अगर साउथ में आए इक्वेटोरियल रीजन्स में तो जो अफ्रीकन रेसेस हैं उनके कुछ माइग्रेटेड सेक्शंस आपको एशिया महाद्वीप में मिलेंगे। तो पीपल, उनके कल्चर, उनके रहन सहन, उसमें भी बहुत बड़ा वेरिएशन आ जाता है। तो इट इज़ द लैंड ऑफ ग्रेटेस्ट डाइवर्सिटी, ये अत्यंत विभिन्नता और विविधता का महाद्वीप है। ये एक बहुत महत्वपूर्ण बात है एशिया महाद्वीप के बारे में। अगली महत्वपूर्ण बात अगर आप देखें तो इसमें विश्व की सबसे ऊंची चोटी जो कि है हाईएस्ट माउंटेन पीक ऑफ द अर्थ, वो यहीं पे है, जो कि हिमालय में है। हिमालय हमारा नॉर्थ ईस्टर्न एज पे है, इंडिया के नॉर्थ ईस्टर्न एज पे है। नेपाल में ये चोटी है जिसकी ऊंचाई 8848 मीटर है, कहीं कहीं पे 8850 मीटर भी लिखी रहती है। और जो सबसे लोएस्ट पॉइंट है पृथ्वी का, वो भी एशिया में ही है। तो ये भी एक ख़ास बात इसको एक महत्वपूर्ण बनाती है इस महाद्वीप को, कि सबसे ऊंचा भाग जो है पृथ्वी का सतह का वो भी इसी महाद्वीप में है, जो कि माउंट एवरेस्ट है। और सबसे नीचे गहरा पॉइंट जो है डेड सी में, मृत सागर में, वो भी इसी महाद्वीप में है। अगला अगर क्लाइमेट को देखें तो कोल्डेस्ट प्लेस और हॉटेस्ट प्लेस दोनों एशिया महाद्वीप में है। कोल्डेस्ट प्लेस कहाँ पे है? नासा के अकॉर्डिंग डोम आर्गस एंड डोम फूजी इन ईस्ट एंटार्क्टिका प्लेट्यू। ये दो ये रिज है, ये हाई रिज है, उसके बीच में ये जगह है जो कि कोल्डेस्ट प्लेस ऑफ एशिया है। Antarctica has winter temperature of -93.2 degree centigrade. Earlier it was Vostok -89.2 degree centigrade. Luth Desert in Iran is the hottest place on the earth. पृथ्वी की जो सबसे गर्म स्थल है लुथ डेजर्ट, जो कि ईरान में स्थित है, वो सबसे गर्म प्रदेश है। कोल्डेस्ट प्लेस में वोस्टोक था पहले, अब अंटार्कटिका का कुछ भाग है, डोम आर्गस, डोम फूजी के बीच का कुछ भाग है, जो कि नासा की जानकारी है, नासा के अकॉर्डिंग। ये तो थी टेम्परेचर की बात। अगर प्रेसिपिटेशन के मामले में देखें तो सबसे ज़्यादा वर्षा प्राप्त करने वाला स्थान भी इसी महाद्वीप में है, जो जिसका नाम है मासिनराम, जो कि हमारे भारत में ही है, मेघालय में। पहले चेरापूंजी हुआ करता था, लेकिन फिर कुछ समय बाद आज की वर्तमान स्थिति में सबसे ज़्यादा वर्षा प्राप्त करने वाला स्थान मासिनराम हो गया है, जो कि चेरापूंजी के ही पास में ही है। वर्ल्ड्स हाईएस्ट एवरेज रेनफॉल ऑफ 11,873 मिलीमीटर। और इसी के साथ सबसे वेटेस्ट प्लेस तो ये मासिनराम है ही, लेकिन सबसे ड्राइएस्ट प्लेस भी यहीं पे है। सेंट्रल एशिया का जो डेजर्ट है वो सबसे ड्राइएस्ट प्लेस मानी जाती है। तो
वेरिएशन यहाँ हम देख रहे हैं कि एक तरफ सबसे वेटेस्ट प्लेस भी इसी कॉन्टिनेंट में है और ड्राइएस्ट प्लेस भी इसी कॉन्टिनेंट में है, कोल्डेस्ट प्लेस भी इसी कॉन्टिनेंट में है और हॉटेस्ट प्लेस भी इसी कॉन्टिनेंट में है। एशिया हैज़ द वर्ल्ड्स ओल्डेस्ट, डीपेस्ट एंड लार्जेस्ट by volume freshwater lake, that is Lake Baikal, which is 1637 meters deep। तो लेक बैकाल जो है वो कैसे इम्पोर्टेंट है कि वो सबसे पुराना, सबसे गहरा और सबसे बड़ा फ्रेश वाटर लेक है, ताज़े पानी की झील है। लेक बैकाल है रशिया में और इसकी गहराई है 1637 मीटर्स। इट हैज़ द लार्जेस्ट डेल्टा, सुंदरबन का डेल्टा जो है वो विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा माना जाता है और वो भी एशिया में ही है, जो कि गंगा ब्रह्मपुत्रा से का डेल्टा है। अब इनके नाम बदल जाते हैं। ब्रह्मपुत्रा जब चीन में बहती है तो उसका अलग नाम है, जब वो भारत तिब्बत में बहती है तो उसका अलग नाम है, और जब वो भारत में एंटर करती है तो उसका अलग नाम है, और उसके वाटर को फीड करने के सोर्सेज भी अलग अलग हैं। तो ये नाम यहाँ दिए हुए हैं। एंड द एक्सटेंसिव बैरन लैंड्स ऑफ बलूचिस्तान, और सबसे अभी डेल्टा की बात की गई तो डेल्टा इज़ अ फर्टाइल लैंड, बहुत उपजाऊ ज़मीन होती है। तो अब उपजाऊ ज़मीन जब विश्व की सबसे ज़्यादा उपजाऊ भूमि इस महाद्वीप में है, तो सबसे ज़्यादा बंजर भूमि भी इसी द्वीप में है, इसी महाद्वीप में है, जो कि बलूचिस्तान का बंजर है। बलूचिस्तान पाकिस्तान में है। इट हैज़ रिच एंड वेरिड वाइल्ड लाइफ विच इज़ पिक्यूलियर टू दिस कॉन्टिनेंट। अब जो कि हमने बायोडाइवर्सिटी में देखा था, यानी जैव विविधता थी, डाइवर्सिटी इन अदर एस्पेक्ट्स ऑल्सो, दूसरे दृष्टिकोण से भी यहाँ पे बहुत विविधता है, और बायोडाइवर्सिटी भी यानी जैव विविधता भी है। जैव विविधता से तात्पर्य विविधता प्लांट्स की, पेड़ पौधों की और जानवरों की, मतलब विभिन्नता, स्पीसीज़ बहुत सारी हैं, अलग अलग तरह की स्पीसीज़ हैं, अलग अलग तरह के पेड़ पौधे हैं, तो उनकी विभिन्नता की बात हो रही है। तो वही चीज़ है कि रिच एंड वेरिड वाइल्ड लाइफ भी यहाँ पे है। एशिया हैज़ बीन द क्रेडल ऑफ एंशियंट सिविलाइजेशन। अगर प्राचीन काल में देखें तो जो पुरानी सभ्यताओं का विकास हुआ वो भी एशिया महाद्वीप में ही हुआ। अभी आप अगर देखें, हमारी सिंधु घाटी की सभ्यता एशिया महाद्वीप में है, मेसोपोटामिया की सभ्यता एशिया महाद्वीप में है, चीन की सभ्यता एशिया महाद्वीप में, सबका विकास एशिया महाद्वीप में ही हुआ। तो यानी कि मानव सभ्यता का जो विकास हुआ, जो बड़ी बड़ी सभ्यताओं का विकास हुआ प्राचीन भारत में, वो सब एशिया महाद्वीप का ही भाग हैं। और इन सभ्यताओं के विकास का कारण क्या था कि यहाँ पे फर्टाइल रिवर वैलीज़ हैं। मनुष्य को क्या चाहिए, मनुष्य ने खेती करना सीखा, तो खेती करने के लिए उसे पानी की आवश्यकता थी। पानी की आवश्यकता के कारण वो नदियों के किनारे बसना शुरू किया। नदियों के किनारे उनको उपजाऊ ज़मीन मिली जहाँ पे वो फसल उगा सकते थे, खाद्यान्न उत्पादन कर सकते थे, और वहीं पे फिर वो रहना शुरू कर दिए। तो सेटलमेंट डेवलप हुआ, बसावट डेवलप हुई, और उसकी वजह से फिर धीरे धीरे क्लस्टरिंग होती गई और वो पूरी की पूरी एक सभ्यता का विकास होता चला गया। कहाँ पे? नदी घाटी के किनारे। तो नदी घाटियाँ यहाँ पे हैं, जैसे ह्वांगहो रिवर वैली, ह्वांगहो नदी घाटी की सभ्यता, चीन की सभ्यता का विकास हुआ वहाँ पे, और यहाँ पे भारत में उत्तरी भाग में सिंधु घाटी की सभ्यता या सप्त सैंधव प्रदेश में सिंधु घाटी की सभ्यता, सिंधु नदी के किनारे उसका विकास हुआ। मेसोपोटामिया की सभ्यता का विकास हुआ, वहाँ पे दजला फरात नदी थी, जिसको कि अभी टिग्रिस और यूफ्रेट्स नदी के नाम से जानते हैं, उसके किनारे। बेबीलोन की सभ्यता भी उधर ही डेवलप हुई। तो ये सारी एशिया महाद्वीप का पार्ट है। एशिया हैज़ द प्रिविलेज ऑफ बीइंग द बर्थ प्लेस ऑफ मेजर रिलीजन। तो इतनी सारी सभ्यताएं जब एशिया महाद्वीप में विकसित हुई, तो मनुष्य रहना शुरू करेगा तो एक ऑर्डर भी
प्लान करेगा कि किस तरह से रहना है, और उसने अपने रूल्स एंड रेगुलेशन, एक लाइफस्टाइल डेवलप किया, तो वो लाइफस्टाइल ही बाद में रिलीजन का रूप ले लिया उसने उसी लाइफ। जैसे हिंदुइज़्म इज़ अ रिलीजन, सनातन धर्म इज़ अ धर्म, मीन्स वो हिंदुइज़्म इज़ अ लाइफस्टाइल एंड सनातन धर्म इज़ अ रिलीजन। तो एक लाइफस्टाइल डेवलप हुआ जो कि बाद में इनका रिलीजन, लोगों ने अपना अपना उसको रिलीजन, रिलीजियस आइडेंटिटी बताया उसको कि ये मेरा धर्म है। तो उसका भी विकास इसी कॉन्टिनेंट में हुआ। जैसे आप हिंदुइज़्म देखें, क्रिश्चियनिटी देखें, इस्लाम, ताओइज़्म, शिंटोइज़्म, जैनिज़्म, ये डिफरेंट डिफरेंट रिलीजन्स हैं, इनका भी डेवलपमेंट इसी कॉन्टिनेंट में हुआ। एशिया होली लाइज इन द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर। एशिया पूरी तरह से उत्तरी गोलार्ध में है। लैटिट्यूडनल एक्सटेंट, लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट आप मैप में देखिए, यहाँ भी पॉइंट्स में लिखा हुआ है। फिर इसकी जो बाउंड्रीज़ हैं, द कॉन्टिनेंट इज़ बाउंडेड बाय ओशियंस ऑन द 3 साइड, 3 तरफ से महासागर से घिरा हुआ है। आर्कटिक ओशन इन द नॉर्थ, उत्तर में जो महासागर है वो आर्कटिक ओशन है। पैसिफिक ओशन इन द ईस्ट, पूर्व में जो महासागर है वो प्रशांत महासागर है। और इंडियन ओशन इन द साउथ, दक्षिण भाग में जो महासागर है उसका नाम है इंडियन ओशन। तो एशिया महाद्वीप को एटलस में और ध्यान से देखने से ये सारी चीज़ें क्लियर होंगी, और ये जो महत्वपूर्ण बिंदु हैं एशिया के बारे में, ये एशिया को अत्यंत खास बनाते हैं, स्पेशल बनाते हैं। थैंक यू।